गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है वो कुछ ऐसा था जिसमें हमने भोजन को ग्रहण करने के तरीके के बारे में और हमारी आहार नाल की संरचना के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। और इस प्रक्रिया में हमने ये भी देखा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले वो मुख गुहिका में जाएगा, यहाँ पर मुख गुहिका में जाएगा और मुख गुहिका में वो लार के साथ मिलेगा। लार के साथ भोजन को मिलाने के लिए हमारी जीभा यानी जीभ रोल प्ले करती है। वो अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है और भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। लाला रस जो कि हमारे मुंह का पानी है, वो उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको अमीलेस एंजाइम कहते हैं, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है, मंड है, उसके पाचन में मदद करता है। ठीक है। और उसके बाद जब भोजन आगे जाएगा तो हमारी इस ईसोफेगस जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, इस ग्रसिका के अंदर होते हुए यहाँ से होता हुआ भोजन जाएगा सीधा हमारे आमाशय में, स्टमक के अंदर। ठीक है। ये ग्रसिका में कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखना आपने। पाचन यहाँ से स्टार्ट हुआ मुख गुहिका से, और मुख गुहिका में केवल और केवल जटिल कार्बोहाइड्रेट मंड का पाचन प्रारंभ हुआ है। क्या हुआ है? पाचन प्रारंभ हुआ है मंड का। ठीक है। उसके बाद आगे वो जो सलाइवा हमारे भोजन के साथ मिक्स हुआ है वो पाचन करते हुए जा रहा है आगे। ग्रसिका में अपना कोई पाचन की क्रिया नहीं है। तो आगे आ जाता है हमारा ये आमाशय। आमाशय में यहाँ पर 3 रसायन मिलेंगे। ठीक है। आमाशय के अंदर 3 रसायन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 स्त्राव हैं। रसायन ना बोल के इनको स्त्राव बोल सकते हैं हम। और उन स्त्राव में सबसे पहला है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल जो है ये बहुत घातक होता है और कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। तो उससे हमारे आमाशय की भित्ति की रक्षा करने के लिए, यानी हमारे आमाशय की जो ये आंतरिक जो लेयर है सेल्स की, कोशिकाओं की, उसकी रक्षा करने के लिए एक और स्त्राव है जिसको कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस इन सेल्स के ऊपर इस तरह से होता है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं जो मैंने बनाया सेल्स के ऊपर, ये जो लेयर है ये किस चीज़ की है? म्यूकस की। म्यूकस को हम कहते हैं श्लेष्मा। ठीक है। श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा ऐसे कुछ लिखते हैं। और दूसरा हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और तीसरा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आएंगे। तो ये एंजाइम्स याद रखने हैं आपने। यहाँ पे जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करने में मदद करते हैं। किसका पाचन करने में? प्रोटीन। ये बात याद रखनी है। और उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ठीक है। पेप्सिन का कार्य जैसे अमाइलेज का काम मंड का पाचन करना है, वैसे ही पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन से एंजाइम आमाशय में होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पेप्सिन नाम याद होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि ये घातक अम्ल है, ये हमारे आमाशय में क्यों पाया जाता है? इसके कुछ कार्य हैं। देखिए, ये जो HCl है ये पहले तो भोजन के साथ आए जो जीवाणु होते हैं, जैसे आप पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, जो गोलगप्पे वाला भैया होता है गंदे हाथ उसके लगे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु भी साथ में आप निगल लेते हो, तो उन जीवाणुओं को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। दूसरा, ये अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा भोजन को, अम्लीय माध्यम देगा भोजन को, जिससे क्या होगा कि भोजन के अंदर जो पेप्सिन मिल रहा है ये निष्क्रिय अवस्था में मिलेगा, निष्क्रिय अवस्था में मिलेगा। अब ये निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए क्या किया जाता है? इसको पेप्सिन को मिलाना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, जिसको नाम दिया है पेप्सिन, पेप्सिन, ये पेप्सिन को सक्रिय करता है।
ठीक है, सक्रिय करता है, जिससे क्या होगा, प्रोटीन के पाचन में मदद मिलेगी। ठीक है। और चौथा एक और काम है इसका, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करेगा, जो भोजन के अंदर कैल्शियम होता है इस कैल्शियम को सॉफ्ट करता है, जिससे वो इजीली हमारी बोन्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य हैं, ये आपको याद होने चाहिए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन जो अभी आंशिक रूप से पचा है वो मूव करके स्टमक से, देखिए यहाँ से मूव कर रहा है और अब जाएगा यहाँ, ये क्या है, क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, तो क्षुद्रांत्र में क्या होना है, तो जैसे ही भोजन यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगा क्षुद्रांत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, नाम इसका स्मॉल है लेकिन है सबसे लंबी, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्षुद्रांत्र कहा गया है। ठीक है, ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो जैसे ही भोजन यहाँ जाएगा, सबसे पहले तो ये हमारा बाइल जो कि लीवर से उत्पन्न हुआ है, देखिए हमने बात की थी कि बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे बनेगा, लीवर में, और एकत्रित कहाँ हो रहा है, इस ग्रंथि में जिसको पित्ताशय कहते हैं, जो कि लीवर में ही पाई जाती है। तो ये लीवर से जो बाइल बना वो हमारे पित्ताशय में इकट्ठा हुआ, पित्ताशय से ये जाएगा इस पाइप के द्वारा, और बाइल डक्ट इसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ भोजन के साथ मिल जाएगा, यहाँ पर ये भोजन के साथ मिल जाएगा, जहाँ पर ये क्या करेगा, पित्तरस क्या करता है, अभी पहले तो भोजन को क्षारीय बनाता है, पहले नंबर 1 भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने यहाँ स्टमक में यहाँ अम्लीय माध्यम प्रदान किया था, वैसे ही यहाँ पर जो पित्तरस है, ये पित्तरस जो है ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि आगे जो जूसेस यहाँ पर मिलेंगे, पाचक रस, वो क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर पाएंगे। और दूसरा इसका क्या कार्य है कि ये वसा का पाचन करने में मदद करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। कैसे, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो वसा हमने खाई है उसकी जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। ठीक है, इसको कहते हैं एमल्सीकरण, इसको कहते हैं एमल्सीकरण। तो वसा का एमल्सीकरण करता है और क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद ये अग्न्याशय है, ये जूसेस भी इसके अंदर मिलाएगा, पाचक रस, ये जो अग्न्याशय है ये भी, इसमें भी पाचक रस होते हैं, जो पाचक रस भोजन में कहाँ मिलेंगे, क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र में क्या क्या मिला, एक तो पित्तरस मिला और दूसरा यहाँ से अग्न्याशयिक पाचक रस मिले। और देखिए अभी जो पाचक रस हैं, ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, उसने प्रोटीन का पाचन किया था पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। अभी जो पैनक्रियाज है इसमें तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलेज पाया जाएगा, एमिलेज हमने कहाँ पढ़ा था, सलाइवा के अंदर, लार के अंदर एमिलेज होता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वैसे ही पैनक्रियाज में भी एमिलेज होता है, अग्न्याशयिक एमिलेज, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। दूसरा यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जैसे पेप्सिन आपने पढ़ा स्टमक में, आमाशय में, वैसे ही ट्रिप्सिन जो है अग्न्याशय में भी पाया जाता है और ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और एक वसा का पाचन करने के लिए लाइपेस एंजाइम भी होता है इसमें, लाइपेस। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों एंजाइम मिलेंगे यहाँ भोजन में, क्षुद्रांत्र में, और भोजन का होगा पूर्ण पाचन। कहाँ होगा पूर्ण पाचन, जैसे ही ये नीचे, यहाँ से आप देखें भोजन मूव कर रहा है नीचे को, यहाँ से यहाँ मूव करेगा इस एरिया में, तो क्या होगा कि पूर्ण पाचन हो जाएगा भोजन का। और जब पूर्ण पाचन हो जाएगा तो आप देखें जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और वसा किस में बदल जाएगी, वसा अम्ल और ग्लिसरोल में,
ग्लिसरोल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पूर्ण पाचन के बाद ये चीजें बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पूर्ण पाचन कहाँ होगा? पूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत्र के इस निचले भाग में, इस निचले भाग में पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में, जिसको कहा गया है बृहदांत्र, बृहदांत्र, ठीक है। जैसे ही भोजन इसमें जाएगा तो इसमें कोई पाचन नहीं होगा अब, क्यों? क्योंकि पाचन तो यहाँ हो चुका है, पूर्ण पाचन यहाँ हो चुका है, तो बृहदांत्र में कोई पाचन अब नहीं होगा। तो क्या होगा फिर बृहदांत्र में? क्या होना है, यहाँ पे जो अतिरिक्त जल है भोजन के साथ आया है जो, उसका पुनर्अवशोषण होगा या पुनः अवशोषण हो जाएगा। ये भी बात आपने याद रखनी है कि बृहदांत्र में यानी बड़ी आंत में सिर्फ एक ही कार्य हो रहा है, उसमें कोई पाचन नहीं हो रहा भोजन का, भोजन से सिर्फ जल का, अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मलाशय में, और उसके बाद वो हमारे शरीर से गुदा द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपको ये पता होने चाहिए। ये जो हमारी क्षुद्रांत्र है, इसमें भोजन के पाचन के बाद भोजन का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये अगर हमारी पाइप है क्षुद्रांत्र की, तो इसके अंदर आप देखेंगे उंगलियों की तरह की संरचनाएं होंगी ऐसे, जिससे इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब पचा हुआ भोजन जैसे ही इसमें से गुजरेगा टकरा कर, तो जो सॉफ्ट फूड है, सिंपल फूड है, वो इसके अंदर अवशोषित हो जाएगा। और इसके अंदर होती हैं बहुत सारी रक्त वहिकाएं। यहाँ हर एक इस उंगलियों की तरह की जो संरचनाएं हैं, इनमें बहुत सारी रक्त वहिकाएं हैं। तो ये पचा हुआ जो भोजन है, ग्लूकोज, अमीनो, वसामल, ग्लिसरोल, ये सब यहाँ पर जाके रक्त वहिकाओं में अवशोषित हो जाएगा और रक्त में पहुंच जाएगा। हालांकि वसामल और ग्लिसरोल जो हैं, ये अलग से एक वहिका होती है, उसमें जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि भोजन का अवशोषण होता है इन उंगलियों की तरह की संरचनाओं के द्वारा, जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। तो दीर्घ रोम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीर्घ रोम के द्वारा क्या हुआ, बचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया रक्त में, और रक्त में चला गया, और रक्त इसको ले जाएगा पूरे शरीर में, सभी कोशिकाओं में ये पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि ये प्रश्न भी है कि भोजन के अवशोषण के लिए हमारी क्षुद्रांत्र किस प्रकार अभिकल्पित होती है। तो इसका प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है कि हमारे क्षुद्रांत्र में उंगलियों की तरह की अत्यधिक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। और ये दीर्घ रोम के अंदर अतिरिक्त रक्त वहिकाएं होती हैं। जैसे ही पचा हुआ भोजन इनसे होकर गुजरेगा, वो रक्त वहिकाओं में अवशोषित हो जाएगा। ये दीर्घ रोम क्या करेंगे, अवशोषण के लिए जो क्षेत्र है हमारी क्षुद्रांत्र में, जो अवशोषण के लिए जो क्षेत्र है उसको बढ़ा देंगे, यानी सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे वसा का क्या कार्य है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, और हमारे आमाशय की आंतरिक भित्ति की रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए अच्छे से। एक बार हम इसको देख लें क्या क्या हमने इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ा है। तो एक तो था, आपने लार के एंजाइम का नाम बताना है। लार में एमिलेज पाया जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपने लिखे भी हैं। ये किसका पाचन करता है? मंड का। मंड क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा आमाशय है। आमाशय के अंदर कौन कौन से 3 स्राव हैं? तो उसमें आ जाती है श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। HCl के कार्य आपको याद होने चाहिए। पेप्सिन क्या काम करता है और श्लेष्मा क्या काम करता है, और कैसे ये क्या करता है श्लेष्मा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए।
चाहिए। HCl के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पित्तरस के कार्य बताए गए हैं। पित्तरस कहाँ बना? लीवर में। और स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। और गॉल ब्लैडर से ये कहाँ पर भोजन में मिला? हमारी क्षुद्रांत्र में। और वहां पर इसके कार्य, पित्तरस के कार्य पूछे गए हैं। क्या कार्य हैं? तो 2 कार्य बताए हुए हैं। एक तो क्षारीय माध्यम देता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, और दूसरा वसा का एमल्सीकरण करता है। एमल्सीकरण क्या होता है? बड़ी बड़ी गोलिकाओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करना, बदल देना उनको तोड़ के। ठीक है। तो ये पित्तरस के कार्य हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हमारे अग्न्याशय में, अग्न्याशय के अंदर कौन कौन से रस पाए जाते हैं? तो 3 रस हैं। ठीक है। और हमारे क्षुद्रांत्र में भी होते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत्र में भी ऐसे 3 रस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करेंगे, प्रोटीन का भी करेंगे, और फैट का भी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद पूर्ण पाचन कहाँ होगा? क्षुद्रांत्र में, क्षुद्रांत्र के निचले भाग में। ये याद रखना है आपने, निचले भाग में, क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पाचन पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद पूर्ण पाचन के बाद भोजन किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। ठीक है। प्रोटीन किस में बदलेगा? अमीनो अम्ल में। और फैट किस में बदलेगा? फैटी एसिड यानी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये आपको पता होना चाहिए। और अंत में प्रश्न है कि हमारे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्षुद्रांत्र की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है? क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति किस प्रकार अभिकल्पित होती है? ये प्रश्न है। ये आपको अच्छे से आपने लिखना है और याद करना है। ठीक है। ये 7 टॉप पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझो, याद करो, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है अपनी नोटबुक पर लिखकर मुझे सेंड कर देना है आज। ठीक है। ये 7 प्रश्न लिख के उनको मुझे भेजना है आपने। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।